है जहां पिछला मीटिंग एंड हुआ था उसके आगे। अ फ्रेम मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल का सेकंड पॉइंट, अ फ्रेम मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन और ए रोटेटिंग फ्रेम, और ए रोटेटिंग फ्रेम is an example of non-inertial frame, is an example of non-inertial frame। किसी किसी स्कूल में टीचर आपको लग रहा है कि पीछे है, आपको अपने टीचर पे भरोसा कीजिए, बहुत खतरनाक होते हैं ये सब, इतना मस्त फास्ट भागे कि हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी कब खत्म होकर बुक वन खत्म कर देंगे पता नहीं चलेगा। अगर वो अभी भी पीछे होंगे, मान लो आपको कहीं कहीं किसी स्कूल में हो सकता है कैरेमेटिक्स में होंगे, तो कितना फास्ट हो जाएगा आप उम्मीद नहीं कर सकते। ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चैप्टर में थ्योरी के नाम पे 4-5 चीजें, बाकी खाली न्यूमेरिकल है। 2 न्यूमेरिकल बनाओ चाहे 200 बनाओ, फर्क पड़ता है उसी से टाइमिंग का। लेकिन अगर हम चाहे 2 थ्योरी पढ़ाए, चैप्टर खत्म आगे बढ़ो, 2 न्यूमेरिकल दिखाए, चैप्टर खत्म आगे बढ़ो, ठीक, वो भी तरीका है। तो क्या ये समझ में आ गया? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल आपको समझ में आ गया है। अब आपको इतना बुद्धि होना चाहिए कि भविष्य में कभी भी हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल वर्ड यूज करें तो समझ में आ जाए, आपको याद कर लेंगे। सेकंड लॉ में आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ही मेन था, सेकंड थर्ड लॉ को तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इतना परेशान नहीं है, और फिर आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। देखिए आज हर चैप्टर का पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होता है, मजेदार, नॉर्मल, आसान लगता है कि क्या है। अरे चैप्टर की खासियत है कि पूरा ही आसान है, बस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। न्यूटन्स लॉ से तो हर कोई अवगत है पहले से। सेकंड लॉ, ईमानदारी से अपने अपने मन में सेकंड लॉ गुनगुना लो कि 9th क्लास में आप कैसे हैं। कितने लोग को सेकंड लॉ याद है? स्टेटमेंट, हमको हाथ नहीं उठाना है, अपने मन में ईमानदार बनो और अपने आप को अपना जवाब दो कि आपको सेकंड लॉ आता है कि नहीं आता है। तो खुद से एक बार दोहरा लो, घर में ही बैठे बैठे। आसपास कोई अगर छोटा भाई है या कोई मम्मी पापा है तो सुना दो सेकंड लॉ, और फिर आपको भी सुना देना कभी बाद में। लेकिन फिलहाल सेकंड लॉ आपको याद है, ये हम भरोसा करते हैं। सेकंड लॉ क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यही ना, एंड दिस चेंज अकर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आप यही जानते हैं कि किसी बॉडी के मोमेंटम में होने का चेंज का रेट, रेट मतलब जितनी देर में वो चेंज हुआ वो टाइम से डिवाइड करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर लगाए जाने वाले फोर्स के ऊपर। अगर आपको हम ये समझाएं, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे, स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे। मोमेंटम किसको कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम को हम लोग p से दिखाते हैं, मोमेंटम को p से दिखाते हैं, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, p से दिखाते हैं। m into v, मास into वेलोसिटी, दैट्स योर मोमेंटम। m into v, मास into वेलोसिटी, यही ना। तो मोमेंटम आपको पता है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी जरूर चेंज हुआ है, मास तो बदल नहीं सकता है, मास बदला हुआ तो भी मोमेंटम बदलेगा। वैसे अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, मास अगर फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हुआ है या जो भी है, तो वो मोमेंटम चेंज, उस पे लगने वाले उस मोमेंटम चेंज होने का जो रेट होगा, रेट मतलब कितनी देर में वो चेंज हो, उसे डिवाइड भी करना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी जिसका मास m है, ये इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा था, इस पे फोर्स लगा और इसका वेलोसिटी बदल के हो गया v, और इतने देर में समय बर्बाद हुआ डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम P initial is equal to m into u, यही इनिशियल। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम P final is equal to m into v, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हम लोग बताए थे ना कि डेल्टा से दिखा सकते हो, डेल्टा पी चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब therefore डेल्टा पी इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे बताओ? पी फाइनल का वैल्यू
एम बी माइनस एम यू डिवाइड में ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इक्वेशन नंबर 3, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। जितने देर में चेंज आया ना उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सिंस जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो कितना रहा है? एम कॉमन v माइनस यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। और आप जानते हैं ना v बराबर u प्लस ए टी, सुने हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई में t, डेल्टा टी भी तो टाइम ही है ना, तो v माइनस यू बाई टी असल में एक्सेलरेशन होता है, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा m इंटू ए, m इंटू ए क्यों लिख दिए समझ में आया? v माइनस यू बाई टी के जगह पे a लिख दिए, तो यहाँ पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी साइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाना होगा, तो f इज इक्वल टू k इंटू एम ए। फॉर यूनिट कांस्टेंट, जहां पे कांस्टेंट और खास प्रभाव ना करे और जहां उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, हर जगह वो अलग अलग रूप ना बदले, वहां पे हम लोग कांस्टेंट को यूनिट कांस्टेंट मान लेते हैं, जहां पे उसका रूल वैसा ना हो। फॉर यूनिट कांस्टेंट यानी k का वैल्यू 1 मानते हुए f इज इक्वल टू क्या हो गया? ma। दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। लेकिन आप कहिए कि सेकंड लॉ का ये प्रूफ है तो गलत है, क्योंकि सेकंड लॉ तो ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम तो ये लेके चले, देखो सिंस लिखे हैं, यानी ये लेके चल के ये प्रूफ किए हैं, ये थोड़ी प्रूफ किए कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रूफ कहा कि ये तो हम लोग ले लिए। सेकंड लॉ भी प्रूफ नहीं है, सेकंड लॉ से मैथमेटिकल फॉर्म वाले उसका प्रूफ किया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, कहीं कोई मेहनत नहीं, 9th क्लास वाला ही चीज रिपीट है। तो स्टेटमेंट डालिएगा सेकंड लॉ, और ये चेंज हमेशा अप्लाइड फोर्स के लॉन्ग ही होगा, मतलब जो चेंज मोमेंटम चेंज का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के लॉन्ग होगा, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the rate of change in momentum is directly proportional to the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force. The rate of change in momentum is directly proportional to the applied force, and this change occurs, and this change occurs, and this change occurs along the direction of applied force, and this change occurs along the direction of applied force। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ बात आप लिखे, स्क्रीनशॉट ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे बोले, नहीं तो थर्ड लॉ पे आए और हम लोग भी बहुत सारा बात करेंगे। मेघा ने कुछ सवाल भेजा है शायद व्हाट्सएप पे, या कोई बात है या रिपीट करना है? मेघा रिपीट करना है तो हम रिपीट करेंगे। दिव्यांशु कनेक्ट नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। मेघा क्या बोली हो, दोबारा बताने बोलने बोली हो स्टेटमेंट, या हम फोटो जो भी है बोल दो भैया। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं। सेकंड लॉ दोबारा बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, the rate of change in momentum is directly proportional, the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force। अब बोर्ड का लिखा हुआ व्हाट्सएप कर दिए ग्रुप में, the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force and this change occurs, and this change occurs along the direction of applied force।
and this change occurs along the direction of applied force. बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत दिक्कत, हम बड़ा बड़ा लिखे हैं, देखो सब लोग अमेज तो दिए हैं लेकिन दिखना चाहिए था। हाँ तो नेटवर्क इशू हो जा रहा होगा, मानते हैं। हर्षित राज कुछ भेजा है आपने, जो भी डाउट हो आप वॉइस नोट में भेज सकते हैं। सर ये सबके ऊपर वेक्टर का साइन क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो प्रूफ कर रहे हैं ना, तो प्रूफ में हम वेक्टर फॉर्म में ही प्रूफ किए हैं। v भी एक वेक्टर है, u भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी p एक वेक्टर है, लेकिन मास के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि मास स्केलर है। टाइम के ऊपर वेक्टर लगाया, टाइम स्केलर है। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर लगा दिए, प्रूफ किया है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है फिर ये जो इरशाद आप भेजे हैं हमको, मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे होगा। ये सब साइड बुक वाला खाली कॉपी बढ़ाने के लिए नाटक करता है, कुछ नहीं है वो। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन कभी कभी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में, तो उस समय हम लोग देखें क्या F इक्वल टू ma होता है। ये वाला कंफ्यूजन अभी मत लीजिएगा, तो शुरुआत का बेसिक ही खराब हो जाएगा। बस लॉ पे फोकस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ये प्रदीप दिनेश यार हो रहा ही होगा पक्का, वही वैसे बकवास लाइनिंग करता है, कहीं कहीं से चोरी करके बीच में गुजार देगा, बाद में कॉन्सेप्ट खराब करवाएगा आपका। जैसे अभी आपने फॉर्मूला सुना है F इक्वल टू ma, तो अब ये बात की बात है, ये बात की बात है कि एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे dv बाई dt। ये होता है एक्सेलरेशन का जगह dv बाई dt। अब ध्यान दीजिएगा, आप F इक्वल टू m तो ठीक है, अब एक्सेलरेशन आप कर चुके हैं सब लोग dv बाई dt। अब ये किताब से, जिस किताब से भी आप भेजे हैं, पता नहीं वो किताब किस तरह से काम करता है, फिर भी ध्यान रखिएगा। ये एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट आप यहां से आप यहां पे देखिए, इसमें मास आपका कांस्टेंट होगा तभी, और एक होता है हाँ भाई F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, डेल्टा बहुत छोटा हुआ तो लिख देगा dp बाई dt। F इक्वल टू dp बाई dt। यहां से d तो ठीक है, p की जगह क्या लिख दोगे, मास इंटू वेलोसिटी बाई में dt। अब वो मास को कांस्टेंट मान के निकालोगे बाहर, तभी तो तुम बचेगा यहाँ पे dv बाई dt, और ये डी बाई dt को एक्सेलरेशन लिख दोगे तो ये आपका हो गया। लेकिन अब वही किताब जानबूझ के भी नाटक कर रहा है, एक तो सवाल में वो आएगा, ऐसे थ्योरी में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन किताब क्या करेगा, आपको कोई किताब जैसे कि वो आप फोटो भेजे, बोलेगा मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी कांस्टेंट, तो भी बाहर निकल जाएगा, dm बाई dt करेगा। अगर भी कांस्टेंट है, m कांस्टेंट नहीं है तो m बाहर निकलेगा, भी कांस्टेंट नहीं है तो भी रहेगा अंदर। तो सब नाटक अभी आपने थ्योरी में कीजिएगा, भूल के भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ ये चाहे तो आप नोट में समझ सकते हैं अलग से, क्या भाई ऐसे कैलकुलेशन हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सब सिखाएंगे, अभी वो नॉर्मल स्टेटमेंट में जा रहे हैं। यही चीज को हम डिटेल में 9th क्लास के हिसाब से बताए, 11th वाले शॉर्टकट में डीपी में डिटेल लिख के हम लोग काम कर लेते हैं। F इक्वल टू में 2 लाइन में भी हो जाता है, लेकिन अभी आप बेसिक से, हम कभी कहें हम लोग बेसिक से ऊपर नहीं उड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सीख नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए कहते हैं अच्छी किताबों को पढ़ने। लेकिन ठीक है, प्रदीप दिनेश भी अच्छी किताब है। वैसे किस बुक का था, बहुत नाटक टाइप से लिखा था, बताओ इरशाद। कोई बुक या डीसी पांडे भी लिख सकता है, ये नहीं कर, लोग ऐसा करता है। सब किताब अच्छा है, बुक का नाम यहाँ नहीं दिख रहा है हमको इरशाद, इसलिए हम गाली बुक को नहीं देंगे ज्यादा। चलिए यार ध्यान दीजिए, आप न्यूटन थर्ड लॉ में आते हैं। सोचिए कितना चीज है जो कि लोगों ने खोज कर दिया, हम लोग बस पढ़ने के लिए भी घबरा रहे हैं। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा जमीन पर, तो न्यूटन के दिमाग में पहला सवाल क्या आया होगा, सेब गिरा जमीन पे कि जमीन गिरा सेब पे? ये भी तो सवाल हो सकता है। कौन कहता है कि सेब ही गिरा जमीन पे, मे भी जमीन भी तो सेब पे गिरा। न्यूटन का थर्ड लॉ इसी बात को डिस्कस करता है, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई फल जमीन पे गिरा
यानी फल ने जाके जमीन को हिट किया, तो फल जिस रफ्तार से जा रहा है जमीन को हिट करने या जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर फल जमीन की ओर आ रहा है तो जमीन भी फल की ओर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन ने एक लाइन कहा था, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था उनका, कि अगर आप एक उंगली भी हिलाते हैं ऐसे, तो आप इस दुनिया के हर एक आदमी को डिस्टर्ब करते हैं, हर एक चीज को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं, G m1m2/r², मतलब दो मास के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर आप उंगली ऐसे भी करते हैं तो आपको दो मास के बीच का दूरी चेंज किया, हर दुनिया के हर चीज के साथ आपका दूरी चेंज हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबके साथ आपका बदल गया। ठीक उसी तरह से फल के बारे में बात करते हैं, कुछ भी अगर ऊपर से नीचे सेव गिरा तो क्या धरती भी सेव की ओर जाता है? बिल्कुल जाता है, उसको भी हम लोग प्रूफ कर देंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अगर सेव गया है जमीन को टक्कर मारे तो जमीन भी गया है सेव को टक्कर मारने में, भी वो एक्सेलरेशन या वो वेलोसिटी इतना कम है कि आपको एहसास भी नहीं होता है, और वो बियॉन्ड एनी मेजरमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेव गिरा जमीन पे तो कोई बोलता है जमीन गिरा सेव पे, तो वो भी गलत नहीं है, दोनों एक दूसरे को हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप एक गेंद लेते हैं, गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो मोमेंटम, बैक मोमेंटम भी काम करता है। अगर आप इसको ऊपर फेंकते हैं तो बॉल अगर ऊपर जा रहा है तो जमीन भी नीचे दूर जा रहा है, अगर फिर बॉल नदी का तो जमीन भी उसके साथ आता है। आपको फील नहीं हो रहा है, अलग बात है, लेकिन सुनिए इसको, समझिए, इसको हम प्रूफ भी दिखा देंगे। यानी अगर आप बोले यार पूरी धरती को आपको हिलाना है, बिल्कुल हिला देंगे, लो ऐसे ऐसे कर दो हाथ में जो भी चीज है, लो तो धरती हिला दिए। लोग बोलेगा मजाक कर रहा है, हिला दिए पूरा धरती, कैसे आपने धरती को मूव करवाया, वो सारा कुछ थर्ड लॉ के साथ साथ बाकी इक्वेशंस में भी आपको दिखेगा मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिलहाल न्यूटन थर्ड लॉ को अभी हम बेसिक फॉर्म में सब चीज सुन रहे हैं, किसी में भी हम कैलकुलस को इंट्रोड्यूस नहीं किए, किसी में भी हम कोई और बात नहीं किए हैं, ठीक है। और अभी मैं सारी चीजों में मास कांस्टेंट है, जब तक मास का टुकड़ा ना हो, मास ऐसा हर जगह रिजिड बॉडी यूज करें जिसका मास कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, इसीलिए अपना दिमाग एकदम बिल्कुल चीज में नहीं भटकाइएगा, तो आसान सवालों में भी गलत कर लेंगे सब लोग। ओके, थर्ड लॉ देखिए, न्यूटन का एक बड़ा सा सीधा सा कॉन्सेप्ट था, फोर्स चप्पल की तरह होता है या जूता की तरह, मतलब फोर्स कहीं भी होगा, चप्पल कभी भी एक सुने हैं, जब भी चप्पल होता है दो होता है, जोड़ा में होता है ना, ठीक उसी तरह से फोर्स भी कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स जब भी आएगा दो आएगा, फोर्स जब भी कहीं एग्जिस्ट होगा दो होगा, याद रखिएगा। फोर्स चप्पल की तरह होता है, ऐसा हम बोलते हैं, न्यूटन नहीं बोलता था, सॉरी, उनके हर जगह हम देख खींचेंगे, हम बोलते हैं कि फोर्स चप्पल जूते की तरह होता है, लेकिन न्यूटन का कहना था कि फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, जोड़ा में, एक साथ सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आएगा तो दो आएगा। और आप सब जानते हैं हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आप जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर रिक्शा वाला को भी थर्ड लॉ पता रहता है, कुछ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा थर्ड लॉ, जरूर बोलेगा सब। फर्स्ट लॉ को भी कई लोग थर्ड लॉ बोल के, थर्ड लॉ को फर्स्ट लॉ में बोल देता है बहुत लोग, क्योंकि वो आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा होता है। खैर, तो याद रखिएगा ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास दो बॉडी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अगर ए ने फोर्स लगाया है, बॉडी मास m1 और मास नंबर 2, अगर ये फोर्स का नाम है F21, मतलब फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1 अगर इसका नाम है, तो ठीक उसी तरह से F12 इस फोर्स का भी नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, दिख रहा है आपको, ये है फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, तो ये है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। न्यूटन के हिसाब से उनका स्टेटमेंट था, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो वो दूसरा बॉडी भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाता है, मतलब F21 का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होगा F12 के वैल्यू के। लेकिन अगर फोर्स की बात की जाए तो F21 इज इक्वल टू F12, अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे एक साइन माइनस लगाना होगा, ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, हर फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लिखिएगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके नीचे लिखिएगा फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, forces always exist in pair,
one cannot assume या imagine a single force. One cannot imagine a single force, existence of a single force. One cannot imagine the existence of a single force. Forces always exist in pairs. One cannot imagine existence of a single force. ठीक है? सुनो, ये फोर्स M1 M2 पे लगाया तो M2 पे M1 पे लगाया, लेकिन ये वाला फोर्स F21 सिर्फ और सिर्फ M2 का मोमेंटम चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा और F12 M1 का मोमेंटम चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा। थप्पड़ मारा गया आपके हाथ से मेरे गालों पे, मेरे गाल से भी आपके हाथ में लगा, लेकिन आपके हाथ में गाल पे लगा वो मेरा मोमेंटम चेंज करेगा, मेरे गाल से आपके हाथ में लगा वो आपका मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज करेगा, मोमेंटम। आपका हाथ का वेलोसिटी जहां था, मास जो भी था, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ज्यादा था, वो मेरा मोमेंटम चेंज किया। मेरे गाल से जो भी आपको पड़ा बैक फोर्स, फोर्स वही रहेगा। मोमेंटम से अब क्या होगा, बात की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फोर्स इक्वल और अपोजिट का, लेकिन इस पे जो फोर्स लगा है वो इसका मोमेंटम चेंज करेगा, इस पे जो फोर्स लगा है वो इसका मोमेंटम चेंज करेगा। ये बात आप लिख लीजिए नीचे में छोटा सा बनाकर। नहीं दिख रहा है बोलिए, हम स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा चीज है, F1 to F21 तो लिखे हैं। नहीं दिख रहा तो और नजदीक कर देंगे स्क्रीन को, थोड़ा और नजदीक। अब दिख रहा होगा शायद। अब किन्हीं का भी एग्जाम होने वाला है तो एक ही सवाल आएगा, न्यूटन्स लॉ से एक ही सवाल आता है, फिक्स है, गारंटीड है। क्या है वो सवाल? क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 100% आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ, एक्सप्लेन व्हाई। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ, एक्सप्लेन व्हाई। Newton's second law is real law, explain why. Newton's second law is real law, explain why. पहला सवाल। और क्या लिखिए, और proof Newton's first and third law, proof Newton's first and third law with the help of second law. Proof Newton's first and third law with the help of second law. तो चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था इस नया चैप्टर का, इसलिए अब और नहीं, आज इतना ही पढ़ते हैं। ये होमवर्क में है, आप अगर अपने से कहीं से भी इसको छाप सकते हो तो देखते हैं क्या करते हो, हम बताएंगे, ये एग्जाम में आना है इसको। देखो फर्स्ट लॉ का भी प्रूफ नहीं है, सेकंड थर्ड का भी प्रूफ नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को हम सेकंड से प्रूफ कर सकते हैं, यानी सेकंड लॉ से फर्स्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड लॉ से थर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए सेकंड लॉ को रियल लॉ कहा जाता है। अब हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आता है। फर्स्ट लॉ का तो बहुत छोटा सा है, थर्ड लॉ थोड़ा लंबा जाएगा। अगले दिन आपको हम सिखाएंगे नॉर्मल फोर्स, टेंशन, रिएक्शन फोर्स के बारे में, वेट के बारे में, और फ्री बॉडी डायग्राम। इस चैप्टर को सीखना है तो एक मात्र चीज सीखना है, फ्री बॉडी डायग्राम। वेक्टर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, बस काफी है। कंपोनेंट तोड़ने आ गया, IJK लिखने आ गया, एनफ है आपको, ज्यादा नॉलेज भी नहीं चाहिए हमको। अगले क्लास मिलते हैं, लेकिन 4 बजे आज उनका क्लास है। हाँ हर्षित तुम कुछ बोले, हम देख लेते हैं। 4 बजे उनका क्लास है, जिनका भी बैच नंबर 2 है, वो चल रहा है अभी करेंटिक्स। बोलो हर्षित, हाथ रेज करने से पहले सवाल भेज दिया करो। ओके सर लिखना था, खाली कुछ बोलना है तो बोलो, व्हाट्सएप पे मैं। ठीक है, आप तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, किन्हीं को डाउट हो तो व्हाट्सएप भेजे, हम है। सर पीछे का नहीं दिख रहा है, देखिए सर से ये लिखिए। सेकंड लॉ तृप्ति हो गया, फिर से बोले क्या? मेगा अब दिख रहा है बोर्ड का चीज? मेगा अब ये दिख रहा है बोर्ड का चीज या नहीं? आप वॉइस नोट यूज कीजिए, वॉइस नोट से भेजिए, आपको टाइप करने में समझ आता है, आप बिल्कुल वॉइस नोट भेजिए, तुरंत वॉइस नोट मेरे पास आ जाएगा। ओके ठीक है। ये बैच है क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 2 से 3 चलता है, 2 से 3:15।
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे समय के साथ इसको हम लोग बढ़ाएंगे। जब वो बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, जब एक ही बैच रहेगा 11th का, तो अगर ऑफलाइन ऑनलाइन ही मोड चलता रहेगा तो इसको और लंबा लंबा करेंगे। आप न्यूमेरिकल जितना बनाएंगे, कई लोग को न्यूमेरिकल से चिढ़ है, वो बस ऐसे ही शौकिया बोर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी चिंता ना करें, शुरुआत तो बोर्ड का ही करते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल होगा, चुपचाप मेरे सामने लिख लीजिएगा, फिर कॉपी फाड़ दीजिएगा, इतना मेहनत क्या है। चलिए तो बंद करते हैं इसको हम लोग। फिजिक्स का कोई मस्त बुक का नाम बताएंगे तो टाटा मैग्रो हिल का बुक आता है, रेस्निक, हैलिडे एंड वॉकर, बहुत मस्त बुक है। लेकिन आप अभी एबीसी प्रदीप यही सब लिए हैं, वही ठीक है। सबसे मस्त बुक एचसी वर्मा न्यूमेरिकल के लिए, एचसी वर्मा, डीसी पांडे सिंगेज फॉर न्यूमेरिकल्स, थ्योरी के लिए रेस्निक, हैलिडे एंड वॉकर, थ्योरी के लिए। इससे अरोड़ा भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। दिनेश, प्रदीप, मुकेश, ये लोग भी है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी किताब है। मेरा नोट्स बना लीजिएगा, वो एक मस्त बुक बन जाएगा।